हेलो दोस्तों, मेरा नाम कृष्णा और आप देख रहे हैं ग्लोबल स्टडी। आज ल्यूसेंट केमिस्ट्री का ये चैप्टर नंबर 3 है, जिसमें हम लोग लेक्चर नंबर 3 में आज हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि रेडियो एक्टिविटी एक बहुत ही अच्छा सा चैप्टर है। और इस चैप्टर से एसएससी, रेलवे और ग्रुप डी, यहाँ तक कि यूपी पीसीएस और बीपीएससी आईएएस में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है और इस चीज को अगर आप कर लेते हैं तो आप किसी भी एग्जाम्स में यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे आप उसको आराम से डील कर सकते हैं, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में अगर आप नए हैं तो प्लीज वीडियो को देखिए। आपको सब्सक्राइब शेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, आप पहले देख लीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो ही आप वीडियो पर लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा कि रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी। पहला क्वेश्चन क्या है? रेडियो धर्मिता। पहला क्वेश्चन है रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी। ऑप्शंस आपके हैं रदरफोर्ड, हेनरी बेक्यूरेल, रोजेन और आइंस्टाइन। ये क्वेश्चन एसएससी 14 और 15 में रिपीट कर चुका है, तो आप इस क्वेश्चन का लेवल समझ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका हेनरी बेक्यूरेल। ठीक है, हेनरी बेक्यूरेल ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी जो है उसकी खोज की थी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, रेडियो सक्रियता किसका गुण होता है। जो रेडियो सक्रियता होता है मतलब कि आपकी जो रेडियो एक्टिविटी होती है, हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, जो रेडियो एक्टिविटी है ये किसका गुण होता है। तो आप इसमें याद रखिएगा ये एक नाभिक का गुण होता है। जैसे कि एक नाभिक होता है ना, एटम, एटम का न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से जो अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा कणें निकलती हैं, तो ये रेडियो सक्रियता के कारण ही होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, नाभिक। नंबर 3 देखिए, रेडियो सक्रियता परिवर्तन में भाग लेता है। तो अब जो रेडियो सक्रियता परिवर्तन, इसमें कौन भाग लेगा? देखिए, जब ये चीजें नाभिक में हो रही है तो यहाँ नाभिक की आंसर होगा, तो परमाणु का नाभिक, ऑप्शन सी, परमाणु का नाभिक इसका आंसर हो जाएगा। नंबर 4 देखिए, किसी परमाणु के अस्थायी नाभिक में प्रोटॉन्स की संख्या कितनी होती है। प्रोटॉन्स की संख्या कितनी होती है? तो आप याद रखिएगा जब भी आपको अस्थायी नाभिक का बात बोले, स्टेबल न्यूक्लियाई बोलता है, तो जो प्रोटॉन्स होते हैं उनकी संख्या न्यूट्रॉन की संख्या की तुलना में कम होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा कि परमाणु का अगर नाभिक अस्थाई है तो उसमें जो प्रोटॉन की जो संख्या होगी वो न्यूट्रॉन से कम होगी। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। नंबर 5 देखिए, रेडियो धर्मिता का यूनिट क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्यूरी। मैडम क्यूरी ने इसका आविष्कार किया था और इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया था रेडियो एक्टिविटी के ऊपर, इसीलिए हम लोग इसकी जो यूनिट होती है इसे हम लोग मैडम की मतलब क्यूरी के नाम पर रख देते हैं। ठीक है, चलिए। सवाल नंबर 6 देखिए, यहाँ पर रेडियो धर्मित तत्व जिसका किसका उत्सर्जन करते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया था ना कि जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं ये अल्फा भी निकालते हैं, बीटा भी निकालते हैं और गामा भी निकालते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा, अल्फा बीटा और गामा का विकिरण करते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर रहेगा, नंबर 7, अल्फा और बीटा किरणें खोज किसने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अल्फा बीटा और गामा तीनों की खोज रदरफोर्ड नामक साइंटिस्ट ने किया था। तो आप इसको याद कर लेना है, रदरफोर्ड ने ही अल्फा बीटा और गामा का खोज की थी। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग मॉडल। तो वहां पर इन्होंने ही पता लगाया था कि अल्फा बीटा और गामा किरणें होती हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि अल्फा बीटा गामा तीनों की खोज किसने की थी। तो आप क्या बोलेंगे, रदरफोर्ड नामक साइंटिस्ट ने की थी। अगला सवाल देखिए, नंबर 8, किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की थी। तो आंसर मैंने आपको पहले बोल चुका हूं, आपका हो जाएगा 8 का बी हो जाएगा, रदरफोर्ड। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए, नंबर 9 देखिए, निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय किरण हीलियम नाभिक के समकक्ष होता है। अब देखिए आपके पास 3 किरणें होती हैं, एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है और एक गामा होता है। तो ये बोलना चाहता है कि अल्फा बीटा और गामा में से कौन सा जो नाभिक है वो हीलियम के समकक्ष होता है, मतलब कि हीलियम की तरह दिखता है। तो देखो ये जो आपका अल्फा पार्टिकल्स है इसका जो फॉर्मूला होता है, फिर जो इसको लिखते हैं वो लिखते हैं हीलियम 2 और 4 लिखते हैं। ठीक है, तो जो अल्फा पार्टिकल होता है वो हीलियम की तरह दिखता है, तो हम क्या बोलेंगे, अल्फा हो जाएगा। 9 का ए इसका आंसर हो जाएगा, अल्फा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर रहेगा, नंबर 10, नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसका भेदन क्षमता सर्वाधिक होता है। देखो यहाँ पर आ गया भेदन क्षमता, मतलब कि
पेनिट्रेटिंग पावर, कौन ज्यादा चीजों को छेद सकता है। यहाँ पर सिंपल मतलब क्या है, भेदन या छेदन क्षमता। तो देखिए यहाँ पर आपकी अल्फा बीटा और गामा है, समझिएगा यहाँ पर अल्फा बीटा और गामा। अल्फा का जो मास है ना, मात्रा है, वो काफी ज्यादा होता है, बीटा कम, और सबसे कम होता है गामा का। तो जब गामा का सबसे मास कम होता है, ये सबसे तेज चलता है, तो जो सबसे तेज चलेगा वो सबसे ज्यादा पेनिट्रेट करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, गामा किरणें, ऑप्शन नंबर सी। गामा किरणें की जो क्षमता होती है भेदन की सबसे अधिक होती है। तो हम इसको कैसे अरेंज कर सकते हैं, तो पहले गामा आएगा, फिर बीटा आएगा, और फिर अल्फा आएगा। ये घटता क्रम है, ये क्या है आपका, ये क्रम घट रहा है ऐसे करके। पहले गामा, फिर गामा से बड़ा कौन सा, सॉरी बीटा, ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए अल्फा किरणें होती है, तो मैंने आपको पहले बोल चुका हूँ, अल्फा किरणें हीलियम की आयन होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, हीलियम आयन, हीलियम आयन हो गया। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर आप 12 देखिए, अल्फा किरणों पर उपस्थित होता है। ठीक है, तो मैं आपको एक सिंपल भाषा में बताता हूँ। देखो अल्फा मतलब आप एज्यूम कर लेना प्लस चार्ज, बीटा मतलब मान लेना माइनस चार्ज, और गामा मतलब मान लेना नो चार्ज, मतलब न्यूट्रल। आप ऐसे एज्यूम कर लो। ठीक है, देखिए तो अल्फा किरणों पर क्या होता है, तो अल्फा पर होता है आपका धन आवेश। क्या होता है, तो यहाँ पे लिखिए इकाई धन आवेश। देखिए आपको यहाँ दो इकाई धन आवेश, ये आप कर भी सकते हैं, नहीं कर, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो हम यहाँ चले जाएंगे, दो इकाई मानिए, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिख करके लिखा था ना, ये दो इकाई धन आवेश हीलियम यहाँ बनता है। देखिए इसका आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, दो इकाई धन आवेश। और मान लिया आपको धन आवेश नहीं दिया है, मतलब दो तीन नहीं दिया, क्या बोलिएगा, आप सिर्फ धन आवेश भी बोल सकते हैं, बट यहाँ पर इकाई था इसलिए मैंने इसको लिख दिया। अब आगे देखिए, बीटा किरणें बनी होती है, तो क्या बोलेगा, ऋण आवेशित कणों से, धन आवेशित या उदासीन। तो मैंने अब क्या सिखाया, ऋण आवेशित। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 14, निम्न में से किसके उत्सर्जन से संभारिक आइसोबार्स का निर्माण होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये रेलवे में क्वेश्चन बहुत, मैंने इसको देखा हुआ है, एग्जाम में आ चुका है ये। तो संभारिक मतलब आइसोबार किस में बनता है, ये किस में, रेडियोएक्टिव में। तो याद रखिएगा, बीटा किरणों के उत्सर्जन से, बीटा किरणों के उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, नंबर 15, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बढ़ता है, परमाणु क्रमांक बढ़ता है। तो याद रखिएगा, बीटा किरणों के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक बढ़ता है। ऐसे मान लीजिए, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं आपको। मान लो ये एक्स को एक एलिमेंट है, अगर यहाँ से एक बीटा निकल रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स नहीं बनेगा, अब ये बनेगा आपका, मान लीजिए वाई बन रहा है। यहाँ जो इसका मास था, मान लो मैं मास को ए लिखता हूँ, तो मास वही रहेगा, एटॉमिक नंबर जेड है, तो ये एक बढ़ जाएगा, एटॉमिक नंबर एक +1 हो जाएगा। तो एक क्रमांक बढ़ जाता है, तो ये हो जाएगा का बीटा। ठीक है, आया समझ में। आपको क्या लगना, बीटा में क्या होता है, एक परमाणु संख्या एक बढ़ जाती है, क्या होती है, एक बढ़ जाती है। नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है। तो बीटा किरणें, ये बहुत पहले आराम से हम लोग इसको डील कर चुके हैं। देखो ये सवाल बीपीएससी 2002 में पूछ चुका है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है, इसको आप इग्नोर मत करना। ठीक है, ये अच्छे स्टूडेंट की पहचान होती है कि वो हर एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्योंकि वो कोई पर्टिकुलर क्वेश्चंस पर डिपेंड नहीं होते हैं कि हम वही पढ़ना है। ठीक है, आप पढ़ सकते हो। देखिए इलेक्ट्रॉन का समरूप कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव आप किसमें बात करेंगे, बीटा कण। देखिए समान ऊर्जा की अल्फा किरणों की तुलना में बीटा किरणों की वेदन क्षमता अधिक होती है, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर जब बीटा किरणों की क्षमता अधिक होती है, क्योंकि मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, जो बीटा किरण होती है उनका मास कम होता है, इसलिए वो ज्यादा दूर तक पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, बीटा किरणें ऋण आवेशित होते हैं, इससे मतलब नहीं है, बीटा किरणों का द्रव्यमान नगण्य होने के कारण उनका वेग अधिक होता है, ये सही है। ठीक है, जो बीटा किरणें हैं उनका जो मास है, द्रव्यमान है, वो नगण्य है, किसके तुलना में, अल्फा के तुलना में। तो अल्फा की तुलना में जब नगण्य है, तो इसका वेग भी ज्यादा होगा, तो जब वेग ज्यादा होगा तो ये ज्यादा उसको पेनिट्रेट भी करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज एक बार आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए अब आगे सवाल देखिए, 19वां सवाल देखिए, क्या पूछ रहा है, बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहन करती है। तो वो हो जाएगा, ऋण आवेश वहन करती है, बीटा किरणें ऋण आवेश वहन करती है। अगला सवाल नंबर 20 देखिए, गामा किरणें किसकी बनी होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस
CPF 2015 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए, तो जो आपकी जो गामा किरणें होती हैं, हम बोलते हैं ना गामा रेडिएशन। अब जैसे आपके मन में क्या आता है, गामा रेडिएशन मतलब कि विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह ये उसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, जो गामा किरणें होती है वो कैसी होती हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईवीएम, EMV। ठीक है, याद रखिएगा। नंबर 21 देखिए, गामा किरणें होती हैं बाहरी अंतरिक्ष से आने वाले अवशोषित कण। ऑप्शन बी देखिए, बाहरी अंतरिक्ष से आने वाले अनावश्यक उच्च ऊर्जा वाले युक्त कण। ठीक है, अब यहां देखिए, रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा कि ये जो होता है ये रेडियो सक्रिय पदार्थों से निकलती है, मतलब निकलती हैं, और इनके अंदर ऊर्जा भी बहुत ही उच्च होती है। तो नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा सवाल नंबर 21 का, जो कि SSC 96 में पूछा जा चुका है। अब सवाल नंबर 22 देखिए, निम्नलिखित में से किस किरण की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। मैं आपको पहले बोल चुका हूं, गामा किरण की जो क्षमता होती है, वेदन की क्षमता, वो सबसे ज्यादा होती है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 23, निम्नलिखित में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे कम होती है। सबसे कम आयनन किसमें होती है, तो जिसकी सबसे ज्यादा क्षमता होती है भेदन की, उसकी आयनन क्षमता बहुत ही कम होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, गामा किरण। याद रहेगा, जिसकी क्षमता सबसे अधिक होती है भेदन की, उसकी जो आयनन क्षमता होती है सबसे कम होती है। तो आंसर हो जाएगा गामा किरण। सवाल नंबर 24 देखिए, निम्नलिखित में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है, तो जिसकी सबसे क्षमता कम होती है भेदन क्षमता, उसका आयनन क्षमता ज्यादा होता है। तो ये हो जाएगा आपका अल्फा किरण। ठीक है, सवाल नंबर 25 देखिए, समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात निम्नलिखित में किसके अंतरूप में बदल जाते हैं। देखो, अब जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, वो जब पूरा पूरा से क्षय हो जाएगा, तो वो लास्ट में सीसा बनता है। इसको मतलब पीबी से रिप्रेजेंट करते हैं, लीड बोलते हैं उसको हम लोग, पीबी हो जाएगा। इसका लैटिन नेम क्या होगा, लीड हो जाता है। अगला सवाल नंबर 26 देखिए। ठीक है, न्यूनतम परागम्य शक्ति किरण कौन सी होती है, तो सबसे कम क्षमता किसकी होती है, तो वो हो जाएगा आपका अल्फा किरण। 27वां सवाल देखिए, किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पे पड़ा है। अब देखिए, यहां पर जो पोलोनियम है, ठीक है ना, पोलोनियम, तो ये पोलैंड देश के नाम पड़ा है ना, पोलैंड देश, जानते हैं ना आप, पोलैंड, डच वो हो गया, तो इसका नाम पड़ा होगा पोलैंड है। 28वां सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्राकृतिक रेडियो सक्रियता नहीं दर्शाता है। यूरेनियम, थोरियम और पोलोनियम ये प्राकृतिक होते हैं। एल्यूमिनियम जो है आपका, ये आर्टिफिशियल होता है। एल्यूमिनियम क्या होता है, ये आर्टिफिशियल होता है, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम। सवाल नंबर 29, नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। SSC 2011 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मुझे पता है यहाँ पर अधिकांश लोग क्वेश्चन क्या सोच रहे होंगे कि हम लोग भारी पानी मारेंगे, लेकिन गलत बात है। आप बोरोन को टिक मारना, यहाँ पर बोरोन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं अवशोषण के रूप में। न्यूट्रॉनों का अवशोषण के रूप में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, बोरोन करते हैं। अब देखिए, अगला सवाल है नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, जर्कोनियम कोई रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका है, तो इंपॉर्टेंट है जर्कोनियम। अगला सवाल देखिए, देखो हम यहाँ पर बिना कोई टाइम गवाए आपको सिर्फ आंसर बता रहे हैं। अगर आपको डिटेल्स पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम इस चैप्टर को डिटेल्स में पढ़ाएंगे आपको कि क्या है नहीं है। फिलहाल के लिए अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा सफिशियंट है। आप किसी भी एग्जाम में क्वेश्चंस को कर सकते हैं। देखो, हमारा मेन मकसद क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करना, तो वो इतना करने से हो जाएगा। आप ज्यादा दिमाग मत लगाइए। अगला सवाल देखिए, 30 नंबर 1, विघटन नाभि या फिर रेडियोधर्मिक वस्तु को किससे बने पात्र में रखा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं उनको हम लोग लीड बर्तन में रखते हैं, लीड के बर्तन में रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लीड। देखिए, अब आता है मेन क्वेश्चन, बीटा किरण। एक बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान में क्या बदलता है। मैंने इसको पहले भी आपको करके दिखाया है, फिर से करके दिखाता हूं। देखिए, मान लीजिए एक्स एक एलिमेंट है जिसका जेड एटॉमिक नंबर है और ए इसका एटॉमिक मास है। जब यहां से हम एक बीटा निकालेंगे तो ये क्या बनाएगा,
ये बनाएगा y, जिसमें a वही रहेगा और इसका एटॉमिक मास नंबर 1 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो द्रव्यमान है वो नहीं बदलेगा और एटॉमिक मास संख्या 1 बढ़ जाएगी। तो परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि और परमाणु द्रव्यमान अपरिवर्तित, यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। याद रहेगा, जब भी हम बीटा कण की बात करेंगे तो परमाणु संख्या में 1 बढ़ेगा और द्रव्यमान में कोई बदलाव नहीं आएगा। आशा करते हैं आपको सवाल समझ में आ गया है। नंबर 32 नंबर देखिए, सवाल देखिए 32 नंबर देखिए। 33 में क्या बोला गया है कि जब एक अल्फा कण निकलता है तो क्या होता है, यही ना। देखो, जब अल्फा कण निकलता है तो समझिए आप पहले, मान लीजिए ऐसे एक एलिमेंट है, यहाँ पर इसका जेड है, मतलब एटॉमिक नंबर, यहाँ पर एटॉमिक मास है, यहाँ से हमने अल्फा निकाल रहे हैं, तो ये बनेगा वाई, मान लीजिए बनता है, और इसका जो एटॉमिक मास है वो 4 कम हो जाएगा, मतलब a माइनस ये 4 हो गया और ये यहाँ से z माइनस 2 हो गया। तो इसका दोनों में कमी आता है, एटॉमिक मास में 4 कमी आएगा और एटॉमिक नंबर में 2 कमी आता है। तो यहाँ देखिए, परमाणु क्रमांक में 2 तथा परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी आती है, दोनों में कमी है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज में देखिए अगला सवाल 34। सोडियम ये 11 और 22 लिखा हुआ से एक बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ कौन सा होगा। देखिए, अब यहां से एक बीटा निकला है, तो बीटा निकालने से क्या होता है, परमाणु संख्या में 1 जोड़ दो, तो 11 है तो 12 बन, 12 पे क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, 12 पे क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। अब देखिए, यूरेनियम 236 से क्या बन गया है, यूरेनियम 86 बन गया और ये 224 बन गया है। ठीक है ना, तो अल्फा और किरणें निकलती है, तो आपको बताना है कितने अल्फा और कितने बीटा किरणें यहाँ पर बनी होंगी। तो पहले एक बात समझो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका जो मास है वो कितना है, 236 है, तो जो मास है आपका 236 है, अब ये कितना बन गया, 224 बन गया, तो डिफरेंस कितना का, डिफरेंस तो 12 का है। अब आप याद करो कि जब एक अल्फा निकलता है तो 4 यूनिट मास कम करता है, तो इसको 4 से डिवाइड कर दो, तो टोटली कितना, 3 अल्फा निकला होगा। तो वो 3 अल्फा कहाँ कहाँ है, एक यहाँ पर है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, तो 3 अल्फा तो होगा कंफर्म है। अच्छा, तो बीटा कितना निकला होगा, हम बीटा के लिए कैसे पता करेंगे, तो बीटा के लिए पता करेंगे तो जिससे कि यहाँ पर देखो, अब यहाँ से यहाँ आ जाओ, तो यहाँ कितना गैप, यहाँ गैप है 5 का, तो अगर हम इसको 6 माइनस 1 कर दे, 5 हो गया ना, तो 6 किसके लिए हो गया, 2 3 के 6, तो 2 मल्टीप्लाई 3, तो 3 अल्फा हो गया और 1 बीटा, आंसर क्या हो जाएगा, 3 अल्फा और 1 बीटा। अब देखिए, यदि किसी रेडियोधर्मिक पदार्थ की मात्रा को दोगुना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मिकता की क्षय दर होगी। अब देखो, रेडियो एक्टिव जो पदार्थ है ना, उनकी जो रेडियोधर्मिकता होती है, क्षय की दर, वो उसके मात्रा के पदार्थ पर डिपेंड नहीं करती है, तो इसको क्या बोलेंगे, अपरिवर्तित रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। सवाल नंबर 37 देखिए, यूरेनियम 238 यहाँ पर है, विघटित होकर के पोलोनियम 234 91 बनाता है, तो कितने अल्फा और कितने बीटा कण बन रहे हैं। अब यहाँ पर समझ सकते हैं आप, देखिए जब यहाँ से इसको पकड़िए, कितना कमी हुआ है, 4 का कमी हुआ है, तो एक अल्फा और एक बीटा बनेगा, तो आंसर क्या हो गया, एक अल्फा एक बीटा, 37 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब सवाल नंबर, आप यहाँ देखो एक बार, मैं बता रहा हूं आपको, सवाल नंबर 38, 39, 40 और हाँ 40 तक, ये 3 सवाल ऐसे हैं जिनके लिए एक अलग से थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। तो अगर आप बोलेंगे कि हाफ लाइफ इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं किसी भी एलिमेंट का, तो उसके लिए हम आपको फॉर्मूला के साथ एक अलग से वीडियो लाएंगे जिसमें आपको सिखाया जाएगा कैसे हम हाफ लाइफ निकालते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसको सिर्फ आंसर टिक करना, ये बेवकूफी होगा, तो इसलिए हम आपको ये टिक भी नहीं करेंगे। अब आगे चलते हैं, सवाल नंबर 41 देखिए, सवाल नंबर 41 पर आ जाइए। क्या बोला गया है कि वह प्रणाली क्या कहलाती है जो प्रागैतिक हासिक पदार्थों का काल निर्धारण करने के लिए विघटन नाभिकता मतलब रेडियो एक्टिविटी का प्रयोग करती है। देखिए, आपको पता है कि हम लोग बहुत पुराने पुराने चीजों का उम्र निकाल लेते हैं, पता करते हैं कि कौन क्या था, तो उसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग, कार्बन काल निर्धारण, याद रखिएगा, कार्बन डेटिंग द्वारा हम लोग पुराने वस्तुओं की आयु निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, कार्बन मतलब काल, कार्बन काल निर्धारण। नंबर 42 देखिए, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है, तो जो पृथ्वी है उसकी आयु कैसे निकालते हैं, तो इसका तो हो जाएगा यूरेनियम डेटिंग से। कैसे निकालते हैं, यूरेनियम डेटिंग से पृथ्वी की आयु निकालते हैं। ठीक है,
चलिए नंबर 43 देखिए, रेडियो कार्बन काल, ठीक है, निर्धारण किसकी आयु का आकलन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो इसमें हम लोग जीवाश्म का प्रयोग करते हैं, फॉसिल्स। इसमें हम लोग फॉसिल्स का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि आज से हजारों साल पहले डायनासोर थे, तो हम कैसे निकालते हैं? हम उसका पहले फॉसिल्स लेते हैं और उसका हम लोग कार्बन डेटिंग करवाते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि हजारों साल पहले यहाँ पर डायनासोर भी मौजूद थे। नंबर 44 देखिए, सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो आपको पता ही है, हेनरी बेक्यूरेल ने सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का उपयोग किया था। चलिए 45 देखिए, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखिए इसमें से अधिकांश लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन टिक मारते हैं, आंसर होगा न्यूट्रॉन, ठीक है। क्या होगा? न्यूट्रॉन है, जो कि रेडियो एक्टिव यूरेनियम विखंडन को मतलब कंटिन्यू रखने के लिए जरूरी होता है, ठीक है, न्यूट्रॉन। चलिए तो सवाल नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं और हम लोग बस अब वीडियो को अब खत्म ही करने वाले हैं, तो बस बने रहिएगा, ठीक है। चलिए 46 देखिए, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मजाक में लोग पूछते थे, बताओ तो परमाणु बम का खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा, ये एसएससी भी पूछ चुका है एक बार मजाक में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑटो वन। ऑटो वन ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। परमाणु शक्ति संयंत्र सिद्धांत पर कार्य करता है। तो परमाणु जो शक्ति है वो कार्य करता है विखंडन के ऊपर। किसका काम करता है? जो परमाणु शक्ति है वो काम करते हैं विखंडन, मतलब बोलते हैं ना फ्यूजन। चलिए नंबर 48 देखिए, किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? तो याद रखिएगा, विखंडन जो होती है ना, विखंडन प्रक्रिया, इससे सबसे बेसी हानिकारक मतलब हानिकारक होता है, मतलब विकिरण निकलते हैं। जैसे मान लीजिए आपका रेडियो एक्टिव तत्व है, वहां से जो रेडिएशन निकलता है, जो विकिरण निकलता है, उसमें अल्फा बीटा गामा निकलते हैं, तो एक विखंडन प्रक्रिया है वो भी। तो यहाँ से क्या होता है, आपको ज्यादा हानिकारक पदार्थ बाहर निकलते हैं। एसएससी 11 में पूछ चुका है। 49 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सौर ऊर्जा का स्रोत है? कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है? तो जब सौर ऊर्जा का बात करेगा तो नाभिकीय विखंडन नहीं, नाभिकीय संलयन की बात करेंगे हम। किसकी बात करेंगे? नाभिकीय संलयन, ठीक है। याद रखिएगा, नाभिकीय जो संलयन होता है वो सौर ऊर्जा का एनर्जी का स्रोत होता है। नंबर 50 देखिए, नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का प्रयोग क्यों किया जाता है या फिर उपयोग किया जाता है, किसके रूप में किया जाता है? तो ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है एक मंदक के रूप में। क्या किया? ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट का उपयोग नाभिकीय संयंत्र में मंदक के रूप में किया जाता है। यूपीपीसीएस 15 में सवाल आ चुका है, तो इसका जो लेवल है आप पता लगा सकते हैं इसके ईयर से। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर रहेगा, नंबर 51, न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग होता है? देखिए विमान में तो क्या होता है, मॉडरेटर और मतलब कूलर के रूप में हम लोग भारी पानी इस्तेमाल करते हैं। आपसे पूछ सकता है कि भारी पानी फॉर्मूला क्या होता है, तो लिखिएगा D2O। D2O क्या होता है? भारी पानी का सूत्र होता है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 52 देखिए, रेडियो धर्मिकता नापी जाती है, तो हम लोग इसको मापते हैं गीगर मूलर काउंटर से। कैसे मापते हैं? गीगर मूलर काउंटर से हम लोग इसको मापते हैं। सवाल नंबर 53 बहुत ही आसान सवाल देखिए, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया। ये अनियंत्रण है, इसीलिए अलाउ किया गया है कि आप कोई भी कंट्री हाइड्रोजन बम को नहीं फोड़ेंगे, ठीक है, या इसका यूज नहीं करेंगे। आंसर क्या हो जाएगा? अनियंत्रण संलयन प्रक्रिया। अगला सवाल है नंबर 54, हाइड्रोजन बम या फिर हाइड्रोजन बम विकसित किसने किया था? ठीक है, तो आप इसको कैसे याद करिएगा, देखिए एडवर्ड टेलर के द्वारा हाइड्रोजन बम का निर्माण किया गया था। संलयन, अच्छा एक यहाँ पर देखो एक ट्रिक बन सकता है कि हाइड्रोजन बम है वो संलयन पर काम करता है, और संलयन मतलब कि होता ना आसपास सिलाई कैसे लग रहा है, तो सिलाई कौन करता है? टेलर। तो आप साथ में कैसे याद कर सकते हैं कि हाइड्रोजन बम का संलयन सिलाई किसने किया था? टेलर ने किया था, ठीक है। तो हो गया आपका एडवर्ड टेलर ने, और जो बम काम करता है वो अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया पर काम करता है। ये दोनों ही सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। सवाल नंबर 55 आपके स्क्रीन पर रहेगा, बस और दो सवाल और हैं यहाँ पर, देख लीजिए।
55 देखिए, रेडियोधर्मिक पदार्थों में किस दौरान ना कोई परिवर्तन होता है, नहीं होता है। देखिए जब एक अल्फा निकलता है, सॉरी, जब एक गामा किरण निकलती है तो उस समय रेडियो एक्टिव तत्व में कोई बदलाव नहीं आता है, ना ही उसका मास बढ़ता है, ना ही उसका आवेश बदलता है। तो हम क्या बोलेंगे, गामा किरणें। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। सवाल ये आपको एसएससी 2013 में पूछा जा चुका है, ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन गया था। नंबर 56 देखिए, निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने में किया जाता है? यूपीपीसीएस 13, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रेडियो सोडियम। रेडियो सोडियम का उपयोग करते हैं मानव शरीर में रक्त प्रवाह की गति को मापने के लिए। नंबर 57, ये शायद आखिरी सवाल है ये। अल्फा बीटा और गामा विधन शक्तियों अपने आरोही क्रम में किस क्रम होगी? देखिए मैंने आपको पहले लिख चुका हूं। तो सबसे पहले आता है आपका, सबसे तेज कौन सा होता है? गामा, फिर बीटा, फिर अल्फा। तो टिक मारिए, आरोही बोला है ना, मतलब घटते क्रम में। तो आंसर क्या हो जाएगा? अल्फा, सॉरी, गामा, बीटा और अल्फा। सवाल ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से हमने आज टोटली 57 क्वेश्चन किए हैं। मतलब हमारा जो चैप्टर था रेडियो एक्टिविटी, वो चैप्टर हो गया है खत्म। ठीक है, तो अब अगला चैप्टर आपको क्या पढ़ना है, हम चैप्टर नंबर 4 पर जाएंगे और वहां से हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है मेरे फ्रेंड्स, आप सीरियस कैंडिडेट है, अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो जाहिर सी बात है आप एक सीरियस कैंडिडेट है। ठीक है, तो आप इस तरीके से और वीडियो चाहते हैं हमसे और हमारे साथ मिलकर पढ़ना चाहते हैं, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर कर दो। चलो, थैंक यू, पढ़ते रहो और खुश रहो।